Hello, my little friends of class 9th. Today we will discuss the chapter of force and laws of motion. सबसे पहले ये समझिए जरा कि ये फोर्स का कंसेप्ट हमें कैसे मिला, मतलब कैसे आता। सबसे पहले हम जो ये मूविंग मोशन मशीन्स की बात करते हैं, ये जो टोटल ये जो कंसेप्ट है, ये जो सारा टॉपिक है, इसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, एक होता है काइनेमेटिक्स, एक होता है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी विदाउट knowing the cause of motion। मतलब हमें मोशन तो कर रहे हैं, हमें कॉज नहीं पता है कि मोशन क्यों हो रही है। जैसे हमने पीछे पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, स्पीड पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा। जब सर्कुलर मोशन मैंने बताया था तो उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दिया था सेंट्रीपिटल फोर्स का, कि एक सर्कल में घूमना है तो एक फोर्स की जरूरत होती है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो ये जो फोर्स मैंने बोला था ये कॉज है, मोशन का कॉज है। तो वो किस में पढ़ते हैं? डायनामिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन अलोंग विद कॉज ऑफ मोशन। तो ये जो कॉज है इसी को प्यारे बच्चों फोर्स बोलते हैं। जैसे फोर्स जो है, फोर्स करता क्या है? जैसे मान लो मेरे हाथ पे ये मार्कर पड़ा हुआ है, मैं इसको ऐसे पुश किया तो ये मूव करना शुरू हो गया। रेस्ट पे था तो इसको मूव करवा दिया। ये मान लो मूव कर रहा तो आगे से फोर्स लगाई तो रुक गया, या ये ऐसे मूव कर रहा तो ऐसे फोर्स लगाई तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। सो बेटा, वो क्वांटिटी जो बॉडी की पोजीशन को चेंज करती है या टेंड्स टू चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। तो जैसे मान लो मेरे पास ये डस्टर है, ये एक मैं इधर थंब से फोर्स लगाऊंगा, एक फोर्स इधर से लगा रहा हूं, एक दूसरे थंब से लगा रहा हूं। मान लो ऐसे लगा रहा हूं, बट ये जो डस्टर है सेम पोजीशन में है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। ऐसी फोर्सेस जो होती हैं बेटा, उनको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। क्या बोलते हैं जी? बैलेंस्ड फोर्सेस। नेट फोर्स क्या है? 0। अगर मान लो फोर्स ऐसे लग रही है कि ये इधर को मूव कर गया, कि ये वाली फोर्स जो है ज्यादा है, ये वाली कम है, तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। मैं आपको फिगर से इसका बताता हूं। बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। मान लो ये एक ब्लॉक है, इधर से फोर्स एक्स लग रही है, इधर से वाई लग रही है। इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये फोर्स कौन सी हो गई? बैलेंस्ड। और अगर आपका एक फोर्स जो है x है, दूसरी y है, तो x जो है ग्रेटर देन y है, तो ये फोर्स कौन सी हो गई? अनबैलेंस्ड। तो बॉडी मूव किधर को करेगी? जिधर को जो वाली फोर्स जो है ज्यादा है। सो अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो बॉडी को मूव करवाएगी। पहले बेटा ये माना जाता था, अरिस्टोटल, मैं गलीलियो से भी बात करूंगा। एरिस्टोटल
ने बताया था कि बॉडी को मूव करने के लिए किसी तरह की फोर्स की जरूरत होती है। हम 11th-12th में लॉज ऑफ मोशन पढ़ाते हैं ये मैकेनिक्स में, तो ये तो मेन टॉपिक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। जिस बच्चे को मोशन और फोर्स की समझ आ गई, कंसेप्ट समझ आ गई, वो 12th तक कभी फिजिक्स में उसको दिक्कत नहीं आएगी, राइट। सो ये चीज ध्यान से समझना है। हम उसको ये जो हेडिंग है उसको पढ़ते हैं एरिस्टोटल्स फैलासी। मतलब एरिस्टोटल कहता था कि किसी बॉडी को मूव करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। तो बेटा आप लोगों ने क्या याद रखना है कि किसी बॉडी को यूनिफॉर्मली मूव करने के लिए, मतलब एक स्पीड से मूव करने के लिए किसी तरह की किसी नेट फोर्स की जरूरत नहीं होती। फोर्स की जरूरत तभी पड़ेगी अगर आपने बॉडी को एक्सेलरेट करना है, उसकी स्पीड में चेंज लानी है। अब आप कहोगे कि जो बॉडी है, मान लो अब गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी की कांस्टेंट स्पीड रखने के लिए हमें वो एक्सीलेटर दबा के रखना पड़ता है, फोर्स जो है वो लगानी पड़ती है, रेगुलरली कॉन्स्टेंटली फोर्स लगानी पड़ती है। बेटा वो जो आप फोर्स लगाते हो, दैट फोर्स यू अप्लाई टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो रोड और ये जो आपके टायर्स के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उसको ओवरकम करने के लिए आप जो फोर्स लगाते हो वो एक्सीलेटर दबा के लगाते हो। अदरवाइज अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस हो तो एक बार आपने गाड़ी को धकेल दिया, उतनी देर नहीं रुकेगी जितनी देर आप उसको कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लगाओगे। यस, इस लेक्चर में मैं आपको कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं बताऊंगा या कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। मैं सिंपली फोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन होगी इस लेक्चर में। मैंने आपको पहले ब्लॉक वाली एग्जांपल दी थी कि अगर एक पर्सन एक साइड से फोर्स लगा रहा है, दूसरा दूसरी तरफ से, तो अगर तो ब्लॉक की पोजीशन चेंज नहीं होती तो इसका मतलब जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड है। अगर मान लो एक साइड को ब्लॉक मूव करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब जो फोर्सेस हैं वो क्या है, अनबैलेंस्ड है। मींस कि जो ब्लॉक है आपका वो अनबैलेंस्ड फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। उसके बाद जैसे मान लो आप साइकिलिंग कर रहे हो, साइकिलिंग करते हुए आप रेगुलर पैडलिंग करते हो तो साइकिल जो है आगे आगे बढ़ता जाता है। पैडलिंग रोकते हो तो क्या होता है कि स्पीड जो है साइकिल की कम होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स है वो जो है, जो आपकी अप्लाइड फोर्स है, जो पैडलिंग से आपने फोर्स अप्लाई की है, उसको अपोज करना शुरू कर देती है। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि दोनों इक्वल हो जाती है, बाइसाइकिल रुक भी जाता है। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। वैसे तो हमारे नीट में क्वेश्चन आया था, बट क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि बॉडी जो है उतनी देर उसमें एक्सेलरेशन नहीं आएगी, बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी जितनी देर उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लगती। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, देखिएगा। ये जिन बच्चों ने जूनियर क्लासेस में सीखी हुई थी बात, या हम लोगों ने जिनको 11th-12th में बताया था, उनको तो दिक्कत नहीं आई। बाकी बच्चे पता नहीं क्या क्या फार्मूला लगाते रह गए। एक मिनट देखना जरा। ये था ये जो ब्लॉक थे वो v वेलोसिटी थे, ऊपर को ऐसे जा रहे थे। इसमें बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा। 2013 में क्वेश्चन आया था, तो ब्लॉक ऊपर को जा रहे थे, तो यहाँ F फोर्स उसने बोला था लगाई हुई थी। तो एक ब्लॉक और था, मैं दो से ही काम चला लेता हूँ। उसने पूछा था कि F की वैल्यू कितनी है। तो बच्चे साथ उसने जब लिख दिया कि दोनों ब्लॉक जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0।
इसका मतलब किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलाने के लिए किसी किस्म की फोर्स की जरूरत नहीं होती। आपने बॉडी को एक्सेलरेट करना है या उसका साइज चेंज करना है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो तब आपको फोर्स की जरूरत है। ये बात आपने याद रखनी है। अब जैसे मैंने बताया आपको कि आप गाड़ी में एक्सीलेटर दबाते हो तभी आपकी गाड़ी कांस्टेंट स्पीड में चलती, तो उसमें मैंने बताया आपको कि क्योंकि फ्रिक्शन जो है अपोजिंग फोर्स है, तो आपके अप्लाइड फोर्स जो है जो एक्सीलेटर दबाने से मिलती है, उससे क्या होता है, दोनों इक्वल हो जाती है, तो गाड़ी आपकी 30, 40, 50 से जो है वो चलती जाती है। तो इधर देखिए, ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या चीज है? अगर देखा जाए तो दो सरफेसेस में जो रगड़ है, फ्रिक्शन मैं आपको बताता हूं, फ्रिक्शन ध्यान से समझिएगा, ये 11th में भी है आपके। फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शन जो है अपोजिंग फोर्स है, विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। बेटा ये फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज नहीं करती है, ये दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो सके उसको अपोज करती है। आज हम डिफरेंट एक्टिविटीज से इसको समझेंगे। देखिए जरा, ये मेरे हाथ में एक बुक है, उसके ऊपर ये डस्टर रखा हुआ है, राइट। मैं इसको बुक को खींच रहा हूं ऐसे, बुक और डस्टर के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। बुक और हाथ में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। जब मैं इसको बुक को खींचूंगा तो मेरे हाथ में और ये जो बुक है, ये फ्रिक्शन जो है इसकी मोशन को अपोज करेगी, बुक की मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी। बुक और डस्टर के बीच में भी फ्रिक्शन है, तो ये फ्रिक्शन जो है क्या कर रही है, बुक के साथ साथ डस्टर को चलने में हेल्प कर रही है। इसका मतलब क्या, यहां तो जिस सरफेस पे तो आप फोर्स लगा रहे हो वहां फ्रिक्शन अपोज करती है, और एडजॉइनिंग सरफेस जो है ये जैसे डस्टर है, इसकी मोशन को क्या करती है, फ्रिक्शन हेल्प करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन जो है कई जगह पे आपकी सपोर्ट करती है, कई जगह पे आपकी क्या है, अपोज करती है। अब क्या है, आप मान लो फ्रिक्शन जहां पे फोर्स कम है, आपने ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दी, तो आपका डस्टर जो है वो क्या हुआ, नीचे गिर गया, क्योंकि ये डस्टर जो है वो और बुक में इतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं थी कि इसको साथ इसके अटैच रख पाए, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ये अपोज कर रही है कि इन दोनों में रिलेटिव मोशन ना हो, ये दोनों अलग अलग ना चले, ये याद रखना है। सिंपली फ्रिक्शन को अपोजिंग फोर्स नहीं मानना है, राइट। फ्रिक्शन जो है वो भी आपकी दो तरह की होती है, यहां बताना बहुत जरूरी है। एक तो हो गई स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जैसे मान लो इसको इसके ऊपर, बुक के ऊपर इसको स्लाइड कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, राइट। एक होती है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग की आपको एग्जांपल दूं तो बेहतर एग्जांपल हो सकती है आपके बाईसाइकिल वाली, कि साइकिल की ब्रेक्स ऑन करके, ब्रेक्स लगा के अगर आप साइकिल को खींचते हो तो वो वाली जो फ्रिक्शन है टायर्स में और अपने रोड के बीच में, उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब ब्रेक्स ऑफ कर दी, ब्रेक्स हटा दी आपने, तो तब जो फ्रिक्शन है उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, राइट। तो यहां एक बात आपको और क्लियर होगी, रोलिंग फ्रिक्शन जो है हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। आपने देखा होगा ब्रेक्स लगा के साइकिल को खींचना कितना टफ है, और ब्रेक्स ऑफ करके, ब्रेक्स हटा के साइकिल को चलाना जो है कितना इजी है, क्योंकि जब आपने ब्रेक्स हटा दी है तब कौन सी फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन, राइट। तो जब आप ब्रेक्स लगा रखी है तब कौन सी है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो बच्चे इसीलिए ही आपने कभी देखना, साइकिल जो है उसके पीछे वाला टायर जो है जिसके ऊपर चेन चढ़ी होती है, वो जो वायर्स लगी होती हैं, जो व्हील है, व्हील का बीच में जो हब है
जिसके ऊपर वो व्हील चलता है, उसके अंदर बॉल बेरिंग डाले होते हैं, छोटी छोटी मेटालिक स्फीयर्स वो डाले होते हैं। क्यों? कि दोनों सरफेसेस जो है आपस में स्लाइड ना करें, क्या करें, रोल करें। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो है अगर स्लाइडिंग होगी तो वियर एंड टियर ज्यादा होगा, रोलिंग होगी तो वियर एंड टियर कम होगा। ये बात याद रखनी है। फ्रिक्शन के लिए आपने एक और बात याद रखनी है, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इवल। आप कहोगे नेसेसरी इवल क्यों? नेसेसरी इवल मतलब जरूरी बुराई है ये। आप कहोगे नेसेसरी इवल क्यों है? नेसेसरी इवल इसलिए है कि फ्रिक्शन के कई फायदे भी हैं, फ्रिक्शन के कई नुकसान भी हैं। देखिए, अगर मेरे मार्कर में और बोर्ड में फ्रिक्शन ना हो तो मैं यहां पे लिख नहीं पाऊंगा, फ्रिक्शन ऐसे लिख नहीं पाऊंगा। ये मैं कैसे लिख पाया? क्योंकि बोर्ड में और मार्कर में फ्रिक्शन है। खाना खाते हो मुंह में डालते हो तो फ्रिक्शन नहीं होगी तो नीचे गिर जाएगा। मैं अपने हाथ में ये अपना मार्कर नहीं पकड़ पाऊंगा, ये तो हो गए, चल नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा बारिश होके हटी हो तो स्लिपरी होता, आप चल नहीं पाते, गिर जाते हो कई बार, ठीक है ना, तो चल नहीं पाओगे। ये तो हो गए फ्रिक्शन के फायदे। नुकसान क्या है? नुकसान है जैसे मशीनरी का वियर एंड टियर, मशीनरी पार्ट्स आपको चेंज करने पड़ते हैं, शूज आपके घिस जाते हैं चलते हुए, आपने देखा होगा, चेंज करने पड़ते हैं शूज, घिस जाने के चक्कर में उसका कल्ला जो है घिस जाता है। तो ये जो है नुकसान भी हैं फ्रिक्शन के, ठीक है। स्पेशली टायर्स घिसते हैं, आपके गाड़ियों के टायर्स घिस जाते हैं, तो ये भी एक तरह का फ्रिक्शन का क्या है, नुकसान है। बट फ्रिक्शन जो है हमारी लाइफ में जरूरी भी बहुत है। फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम गाड़ी को रोक नहीं पाएंगे। सो इसका मतलब ये चीजें आपने फोर्स में याद रखनी है। जो मैंने ये लॉज ऑफ मोशन में पहला लेक्चर जो है मैंने सिर्फ जनरल दिया है कि आपको फोर्स के बारे में समझ आ जाए कि फोर्स क्या है। फोर्स जो है वो जब भी किसी बॉडी के ऊपर लगेगी, मैं नेट फोर्स की बात करता हूं, वो बॉडी की क्या करेगी, पोजीशन चेंज कर सकती है, शेप चेंज कर सकती है। मान लो इस पे बहुत ज्यादा फोर्स लग जाए, ये टूट जाएगा। स्पीड चेंज कर सकती है फोर्स जो, राइट। सो अगर मैं डिफाइन करूं तो फोर्स है क्या? फोर्स इज द पुश और पुल which changes or tends to change the position of body। किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज करने के लिए जो पुश लगाते हैं हम या पुल लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स। फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने लॉज दिए थे, 3 लॉज दिए थे। सबसे पहला जो इसका लॉ है वो इसी के ऊपर ही है, फोर्स के ऊपर ही है, कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि बॉडी एट रेस्ट विल टेंड टू बी एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन विल टेंड टू बी इन मोशन until and unless some external force is applied। मतलब रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट में रहेगी, मोशन वाली बॉडी मोशन में रहेगी, जितनी देर बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। सो इसका मतलब जब भी हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं। अब देखिएगा जरा, एक बात आपको और बड़ी इंटरेस्टिंग बताने लगा हूं। हम इंटरनल फोर्सेस में इंटरेस्टेड नहीं होते। मेरे को आप देख रहे हो, मैं किसी को भी धक्का मारूं, धक्का लगाऊं तो वो जो है बंदा हिल जाएगा पूरा, राइट। अगर मैं अपने आप को धक्का लगाता हूं, इधर देखना जरा, पूरे जोर से धक्का लगाता हूं तो मैं अपने आप को मूव नहीं कर पाऊंगा। बट छोटा सा बच्चा आके कोई मेरे को धीरे से धक्का लगाए तो उससे एकदम मैं हिल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चे की जो फोर्स है, बच्चा जो धक्का मार रहा है, वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। मैं जो अपने आप को जोर लगा रहा हूं, इतना इतना जोर लगा रहा हूं, वो कौन सी फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। तो प्यारे बच्चों, ये बातें आपने अभी सीखनी है। हम कई बार 11th में पढ़ाते हैं, नीट जेई वगैरह को पढ़ा रहे थे, बच्चे को ये समझ नहीं होती कि यार इंटरनल फोर्स क्या और एक्सटर्नल फोर्स क्या है।
इंटरनल फोर्स बॉडी की पोजीशन कभी चेंज नहीं करेगी। अब बच्चा पूछता है इंटरनल फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, ये भी याद रखिए। कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? जिनका वर्क डन जो है वो पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, ये आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल कॉम्पैक्ट दिया हुआ है। मैं काफी एलैबोरेटेड फॉर्म में आपको बता रहा हूं, ये ध्यान रखना है आपने। इंटरनल फोर्सेस कौन सी होती हैं? जो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव मींस जिनका वर्क डन जो है पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आपके लिए मैं ग्रेविटेशनल फोर्स बता देता हूं, स्प्रिंग वाली फोर्स जो है वो बता देता हूं, और एक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो आपने अभी नहीं पढ़ी, 10th में जाके पढ़ोगे, एनहांस 12th में जाके पढ़ोगे। आप अपने लिए इतना तो याद रख सकते हो ना, आगे आपका चैप्टर ग्रेविटेशन का आने वाला है। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है वो कंजर्वेटिव है, और उनको हम इंटरनल फोर्स भी कहेंगे। इंटरनल फोर्स कभी भी किसी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं करती। बॉडी की पोजीशन चेंज करने के लिए उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगानी पड़ेगी? एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको अपनी एग्जांपल देके बताई है, ठीक है ना। तो ये है फोर्सेस के बारे में। फोर्स जो है एक्चुअली क्या करती, क्या बॉडी के मोमेंटम में चेंज लाती है। अब आप कहोगे मोमेंटम क्या है? मोमेंटम होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। एक साइकिल वाला आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वो आपकी टांग में आके बच जाता है, तो आप उसको थोड़ा बहुत बुरा भला बोल दोगे, यार तूने मेरे साइकिल मार दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, चलो जी बात खत्म हो गई। क्या 5 मीटर पर सेकंड से ही पीछे से ट्रक आ रहा है, वो मेरे को आके अगर धक्का मार दे, आई डोंट थिंक कि मैं उसको कहने लायक रहूंगा कि भाई तूने धक्का क्यों मारा। स्पीड ट्रक की भी 5 मीटर पर सेकंड है, और स्पीड जो है वो आपके साइकिल की भी 5 मीटर पर सेकंड है। डिफरेंस क्या है? ट्रक के पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है, क्वांटिटी ऑफ मोशन मींस मोमेंटम ज्यादा है। साइकिल वाले के पास क्या है? मोमेंटम कम है। साइकिल का भी ले लो, अगर बड़ा आदमी, जैसे मैं साइकिल चला रहा हूं, आप आगे घूम रहे हो गली में, मैं आपकी टांगों में आके साइकिल मार दूं, या एक छोटा सा बच्चा जो है 4-5 साल का वो चला रहा है साइकिल, वो मार दे, तो मेरे ख्याल में आप डिफरेंस जो है इसका एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैं साइकिल चलाता हूं, आपको लगाऊंगा, तो उसमें क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। जिस बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा वो ज्यादा नुकसान करेगी। ये फोर्स वाला चैप्टर जो है ना, हम मैक्सिमम डिटेल में करेंगे कि कल को आप 11th में जब फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको मेरी याद जरूर आए कि यार बंदे ने पढ़ाया था फोर्स वाला चैप्टर। इसलिए मैं लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश करूंगा, जैसे आपकी एनसीईआरटी लिमिट्स हैं, क्योंकि बेसिकली वी आर नीट एंड जेई टीचर्स, तो इस लिमिट्स में हम बंधे नहीं रह सकते। इस लिमिट में बंधे रहेंगे तो वी कांट गिव द सिलेक्शंस टू वेरियस मेडिकल एंड वेरी गुड इंजीनियरिंग कॉलेजेस। सो इसलिए मेरे को माफ करना, ये लिमिट्स हम जरूर क्रॉस करेंगे, लॉज ऑफ मोशन में भी और ग्रेविटेशन में भी, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन जिसको आता है उसको फिजिक्स में जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आ सकती। 2 चैप्टर हैं फिजिक्स में, एक लॉज ऑफ मोशन, एक वर्क पावर एनर्जी है। ये 2 चैप्टर जिसको आते हैं जिंदगी में कभी फिजिक्स में मार नहीं खाएगा, इसलिए इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम। आगे न्यूटन के लॉज आएंगे, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है। सेकंड लॉ में कहेंगे कि फोर्स जो है, जो मैंने अभी आपको बताया, फोर्स जो है मोमेंटम में चेंज क्रिएट करता है। थर्ड जो है वो क्या है कि फोर्स टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं, जैसे आप बोर्ड से उतरते हो, ठीक है ना, तो
बोर्ड पीछे को हो जाता है, आप आगे स्टेप रख रहे हैं। काफी सारी एग्जांपल्स हैं ऐसे, हम जब लॉ डिस्कस करेंगे तो फिर उसमें पढ़ेंगे। जैसे गन है, गन फायर करते हैं तो पीछे को धक्का लगाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। इसके वेरियस न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। तो एनसीईआरटी वाला पोर्शन तो करेंगे हम, एनटीएससी एंड ओलंपियाड वगैरह वाला सारे क्वेश्चंस सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये वाला लेक्चर जो है इसमें आप जो मैंने आपको बताया, फोर्स क्या होती है, फोर्स क्या करती है, फोर्स का बेसिक अगर एक लाइन में सारा कुछ बताऊं तो फोर्स का काम है कि बॉडी की पोजीशन चेंज करना। फोर्स की जब भी बात कोई करेगा, एक्सटर्नल फोर्स की बात करेगा, तो बॉडी की पोजीशन चेंज करना। तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो पोजीशन चेंज होनी है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे इसको खींचेंगे और क्वेश्चन वगैरह भी इसके करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।